नमस्कार बच्चों। यात्रा करना मनुष्य का पुराना स्वभाव रहा है। मनुष्य एक स्थान पर बैठा हुआ नहीं रह सकता। जब भी वह अपने व्यस्त जीवन से थक जाता है, ऊब जाता है, तो वह यात्रा के विषय में सोचता है। यात्राएं कई प्रकार की होती हैं। कई बार व्यापारिक यात्रा होती है, जब व्यक्ति व्यापार के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। धार्मिक यात्राएं, धर्म को लेकर की जाने वाली यात्राएं, मंदिरों की यात्रा के लिए जब हम दूसरे स्थान पर जाते हैं, मंदिरों को देखने के लिए, मंदिरों के दर्शन के लिए जब हम दूसरे स्थानों पर जाते हैं, ऐसी यात्राएं धार्मिक यात्रा कहलाती है। सांस्कृतिक यात्रा, जब हम एक दूसरे की संस्कृति को अपनाने के लिए, समझने के लिए एक विस्तृत दिमाग, एक विस्तृत विचार लेकर आगे बढ़ते हैं और इस उद्देश्य के साथ यात्रा करते हैं, तो वे सांस्कृतिक यात्राएं कहलाती हैं। इसके अलावा व्यक्ति मनोरंजन की दृष्टि से भी यात्रा करता है। जब वह थकता है, ऊबता है, तो अपने प्रतिदिन की दिनचर्या से कुछ दिनों के लिए आराम पाने हेतु वह यात्रा करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यात्रा मनुष्य का पुराना प्राचीन स्वभाव है। यात्रा से कई लाभ होते हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि दूसरे स्थान पर घूमने से हम मात्र मनोरंजन होता है, किंतु यह गलत है। मनोरंजन होता है, यह एक कारण हो सकता है हमारी यात्रा का। दूसरे अन्य कई कारण हैं जो यात्रा को प्रभावित करते हैं। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उस स्थान की संस्कृति को सबसे पहले सूक्ष्म दृष्टि से, ध्यान से देखते हैं और उसे कहीं ना कहीं कम या अधिक रूप से अपनाने का प्रयास करते हैं। खान पान को देखते हैं, पहनावे को देखते हैं, भाषा देखते हैं, साहित्य देखते हैं। इस तरह से हमें दूसरे स्थानों की एक विस्तृत जानकारी हासिल होती है, मिलती है। तो यात्रा करना मात्र मनोरंजन की दृष्टि से उचित नहीं है। यात्रा करते समय अपने मन में इस बात को बैठा लें कि इस यात्रा के पश्चात मुझे किन बातों की सूचना मिलने वाली है और मैं किस प्रकार से इस यात्रा से लाभ प्राप्त करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो आइए, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चौथे पाठ कन्याकुमारी की यात्रा के विषय में पढ़ें और यात्रा के समस्त लाभों को समझें। मैं इस पाठ को पढ़ूंगी और साथ ही आपको समझाती भी चलूंगी। कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए आपसे आग्रह करती हूँ कि पुस्तक खोलकर ही बैठें और इस पाठ को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। कन्याकुमारी की यात्रा। कन्याकुमारी से आप सभी परिचित हैं। आप में से बहुत लोगों ने यात्रा भी की होगी और बहुतों ने सिनेमा में भी देखा होगा। अभी हाल ही में एक सिनेमा में हमने देखा था जिसका नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। उसमें कन्याकुमारी के सुंदर दृश्यों को बहुत अच्छी तरह से फिल्मांकित किया गया है और हम ऐसा महसूस करते हैं मानो हम कन्याकुमारी में ही हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार इस पाठ को पढ़ने के बाद उस फिल्म को अवश्य देखें। तो आइए पढ़ते हैं कन्याकुमारी की यात्रा। कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। कहते भी हैं उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। जहाँ एक ओर एक्सट्रीम नॉर्थ जिसे कहते हैं हिमालय है, वहीं दूसरी ओर एक्सट्रीम साउथ में, सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी है। आइए सुने। पर्यटन का चस्का मुझे बचपन में ही लग गया था।
और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह चस्का बढ़ता रहा। समय समय पर भिन्न भिन्न प्रदेशों का देशाटन मेरे मन को खूब भाता है। यह मेरी परम प्रिय रुचि मुझे विरासत में पिताजी से मिली है। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में कश्मीर घाटी में सिंधु नदी के किनारे घूमते हुए एकाएक मेरे मन में सुदूर दक्षिणी तट पर स्थित त्रिसिंधु की संगम स्थली अंतरीप कन्याकुमारी की तीर्थ यात्रा की प्रबल इच्छा हुई। मेरे मन में, अर्थात यहाँ किसके मन की बात है? लेखक के। लेखक कहते हैं, पर्यटन का चस्का मुझे बचपन से ही लग गया था। पर्यटन का अर्थ होता है भ्रमण, घूमना, ट्रैवलिंग। चस्का का अर्थ है शौक, इंटरेस्ट, रुचि। वे कहते हैं कि मैं जब छोटा सा था तब से मुझे पर्यटन का चस्का लग गया, घूमने का शौक लगा। और यह शौक मुझे विरासत में मिला था। विरासत का अर्थ होता है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के तौर पर मिलता है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, अर्थात लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे वे बढ़ते रहे, उनकी उम्र बढ़ती रही, देशाटन उनका शौक बन गया। देशाटन का अर्थ होता है अन्य देशों में भ्रमण करना, देश देशांतरों में भ्रमण करना। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात गर्मी के किसी एक दिन में, जब वे कश्मीर में सिंधु नदी के किनारे घूम रहे थे, उनके मन में कन्याकुमारी की यात्रा करने की इच्छा जगी और उन्हें यह लगा कि उन्हें अब कन्याकुमारी की यात्रा करनी चाहिए। मेरे मन में सुदूर दक्षिणी तट पर स्थित त्रिसिंधु की संगम स्थली अंतरीप कन्याकुमारी की तीर्थ यात्रा की प्रबल इच्छा हुई। प्रबल का अर्थ होता है बहुत अधिक। लेखक कहते हैं कि उस समय मेरे मन में सुदूर दक्षिणी तट पर, अर्थात एक्सट्रीम साउथ, कोस्टल है, वो तटीय प्रदेश है, यानी कोस्टल रीजन है, कन्याकुमारी घूमने की इच्छा हुई। त्रिसिंधु, यहाँ पर त्रिसिंधु से अर्थ है बंगाल की खाड़ी, जिसे अंग्रेजी में बे ऑफ बंगाल कहते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम अर्थात वेस्ट में अरब सागर, अरेबियन सी, और दक्षिण में हिंद महासागर, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है कन्याकुमारी। इस प्रकार उसकी सुंदरता तीनों समुद्रों और सागरों के बीच उभर कर सामने आती है। यह दृश्य हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। लेखक के मन में भी कन्याकुमारी घूमने की इच्छा जागृत हुई। यात्रा का आवश्यक प्रबंध करके हम जनवरी की एक सुबह को नई दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सवार होकर कन्याकुमारी के लिए तिरुवनंतपुरम की ओर चल पड़े। इच्छा जागृत हुई। इच्छा जागना ही पर्याप्त नहीं है, उसे पूरा करने के लिए हमें कार्य भी करने पड़ते हैं। लेखक के मन में कन्याकुमारी घूमने की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने क्या किया? आवश्यक प्रबंध किया। जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो उसके पहले हम उस यात्रा से संबंधित सारे प्रबंध, जिसे हम अरेंजमेंट कहते हैं, पहले ही कर लेते हैं, ताकि यात्रा के दौरान हमें किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े। लेखक ने भी वही किया। उन्होंने सारा आवश्यक प्रबंध किया और उसके पश्चात जनवरी की एक सुबह नई दिल्ली से, न्यू दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सवार हुए और कन्याकुमारी के लिए तिरुवनंतपुरम की ओर चल पड़े। 3041 किलोमीटर यानी 3041 किलोमीटर लंबी अपनी यात्रा में यह गाड़ी
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमाओं को छूती हुई केवल 47 घंटों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंची, जहां से कन्याकुमारी सिर्फ 90 किलोमीटर ही दूर है। इस यात्रा में मेरे साथ मेरे एक छविकार मित्र श्री हरीश वर्मा भी थे। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक पहुंचना अर्थात रेलगाड़ी से 3041 किलोमीटर 3041 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होती है। जब गाड़ी उनकी ट्रेन नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक पहुंची, अपनी इस यात्रा के दौरान उसने किन किन राज्यों की सीमाओं को पार किया, यहाँ पे दिया हुआ है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी राज्य की सीमाओं को छूती हुई गाड़ी लगभग 47 घंटे में यानी 47 आवर्स में तिरुवनंतपुरम पहुंची, जो केरल की राजधानी है, जहां से कन्याकुमारी सिर्फ 90 किलोमीटर ही दूर है। तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद फिर से एक अन्य यात्रा का प्रबंध करना था, क्योंकि लेखक को कन्याकुमारी जाना था और कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम से 90 किलोमीटर दूर है। 90 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। इस यात्रा में लेखक के साथ उनके छविकार मित्र यानी कैमरामैन, छविकार का अर्थ होता है कैमरामैन जो फोटो खींचता है। बहुत लोगों को शौक होता है यात्रा में फोटो खींचने का, खिंचवाने का। तो लेखक के मित्र श्री हरीश वर्मा जो छविकार थे, छवि का अर्थ होता है इमेज, छवि को आकार देना। कौन देता है छवि को आकार? छविकार यानी कैमरामैन श्री हरीश वर्मा लेखक के साथ उनकी इस यात्रा में थे। 2 दिन की रेल यात्रा के पश्चात 15 जनवरी की सुबह को हमने तिरुवनंतपुरम पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया तथा भोजन करके मध्याह्न 2 बजे के करीब हम केरल राज्य रोड परिवहन निगम की एक एक्सप्रेस बस में बैठकर कन्याकुमारी की ओर चल दिए। 2 दिनों की यात्रा के बाद नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम पहुंचने के पश्चात भोजन किया। दोनों मित्रों ने भोजन किया, आराम किया, विश्राम किया और उसके पश्चात बस में बैठकर, रोडवेज की बस में बैठकर वे कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी मार्ग बड़ा ही मोहक है। सड़क के दोनों ओर फलों से लदे नारियल कुंज, धान तथा करिम्पू के हरे भरे खेत, मरंतुवालमलय का पथरीला पर्वत और शीतल समुद्री समीर के सुखद झोंकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हम अपराह्न 4:30 बजे विवेकानंद शिला मंडप के सामने जाकर रुके। तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वह बड़ा ही मनमोहक है, विमोहक है, आकर्षक है, मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। चारों ओर हरियाली है। हमारी नज़र जहाँ भी जाती है, हर ओर हरा भरा दृश्य ही हमें दिखाई पड़ता है। सड़क के दोनों ओर फलों से लदे नारियल कुंज। जब गाड़ी सड़क पर चलती है तो सड़क के दोनों किनारों पर नारियल से लदे हुए यानी नारियल से भरे हुए सुंदर वृक्ष, नारियल के वृक्ष सड़क के दोनों किनारों पर हैं। कुंज का अर्थ होता है बच्चों समूह, जहाँ पेड़ों का समूह हो उसे कुंज कहते हैं।
धान तथा करिम्पू, धान मतलब पैडी, करिम्पू यानी गन्ना, शुगर केन के हरे भरे खेत, मरंतुवाल मलय का पथरीला पर्वत, पत्थरों से भरा हुआ पर्वत यानी माउंटेन, वो भी दिखता है। और इसके बीच में शीतल समुद्री समीर के सुखद झोंकों का अभिवादन। ऐसा लगता है जैसे समुद्र से जो हवा चल रही है वह इतनी ठंडी है और अपनी उस शीतलता से हमारा अभिवादन कर रही है, हमें ग्रीट कर रही है। उसे स्वीकार करते हुए हम अपराह्न 4:30 बजे, अपराह्न का अर्थ होता है शाम का समय, 4:30 बजे शाम के समय जिसे हम इवनिंग कहते हैं, और मध्याह्न का अर्थ होता है दोपहर। याद रखिए, मध्याह्न, दोपहर, अपराह्न, शाम, संध्या। तो शाम 4:30 बजे विवेकानंद शिला मंडप के सामने जाकर रुके। अब आइए देखते हैं विवेकानंद शिला मंडप की क्या विशेषता है। विवेकानंद शिला मंडप, यह मंडप अंतरीप कन्याकुमारी के पूर्व में करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ी द्वीपाकार चट्टान पर बना हुआ है। विवेकानंद शिला मंडप कन्याकुमारी के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के अंदर एक द्वीपाकार चट्टान पर, एक ऐसी चट्टान का अर्थ होता है रॉक, जिसे अंग्रेजी में रॉक कहते हैं। एक द्वीपाकार का मतलब है इन फॉर्म ऑफ आइलैंड की तरह है वो चट्टान, उस पर शिला मंडप बना हुआ है, जिसे हम विवेकानंद शिला मंडप के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह शिला मंडप पहल समुद्र तट से लगी हुई थी। ऐसा मानते हैं कि यह शिला मंडप पहले समुद्र के किनारे से जुड़ा हुआ था। समुद्र तट से, तट का अर्थ होता है किनारा, समुद्र के किनारे से जुड़ा हुआ था, जो अब आइलैंड की तरह है, बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच है। वह किसी समय में समुद्र के किनारे से जुड़ा हुआ था, जिस पर एक देवी का मंदिर भी था। यहाँ अब भी एक जगह पाद मुद्रा अंकित है, जिसे लोग देवी का पाद चिन्ह मानते हैं। पाद मुद्रा यानी पैरों का आकार। यदि आप शिला मंडप को देखेंगे तो उस पर पैरों का आकार बना हुआ है, जिसे लोग यह कहते हैं कि यह देवी, यानी जिस देवी को वे मानते हैं उस देवी के पैरों का चिन्ह है। इसलिए कुछ लोग इस शिला को श्रीपाद शिला भी कहते हैं, क्योंकि इस पर देवी के पैरों का चिन्ह अंकित है, देवी के पैरों की मुद्रा अंकित है। इसीलिए कुछ लोग इसे विवेकानंद शिला मंडप के नाम से न पुकारकर श्रीपाद शिला मंडप भी कहते हैं। सन 1892 में 1892 में स्वामी विवेकानंद देवरम्य हिमालय का दर्शन कर तथा देश के अन्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए अंत में कन्याकुमारी पहुंचे और आध्यात्मिक प्रचारार्थ अमेरिका प्रस्थान से पूर्व वे कुछ दिनों तक यही चिंतन करते रहे। स्वामी विवेकानंद, आप सभी जानते हैं उनके विषय में, जिन्होंने धर्म के सही स्वरूप का प्रचार और प्रसार किया था पूरे विश्व में। और यह तभी संभव हुआ था जब वे यात्राओं के प्रभाव को स्वीकार किया, जब उन्होंने यात्राओं के प्रभाव को स्वीकार किया। वे अपने जीवन में यात्राएं करते रहे। अमेरिका जाने से पहले ईयर 1892 में हिमालय का दर्शन करने के पश्चात, देवरम्य हिमालय का अर्थ होता है
हिमालय को हम कहते हैं कि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ देवता रमण करते हैं, रमते हैं। हिमालय का दर्शन कर अन्य तीर्थों से होते हुए, भ्रमण करते हुए वे कन्याकुमारी पहुँचे और आध्यात्मिक प्रचारार्थ, आध्यात्मिक प्रचार का अर्थ होता है, अध्यात्म का अर्थ है स्पिरिचुअलिटी, उसके प्रचार के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए। स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसको लोगों को समझाने के लिए, साधारण लोगों में उसे बताने के लिए वे अमेरिका जाना चाहते थे। और वहाँ जाने से पहले, अमेरिका प्रस्थान, यानी प्रस्थान का अर्थ है जाने से पहले, वे कुछ दिनों तक यहीं चिंतन मनन करते रहे। चिंतन मनन का अर्थ होता है मेडिटेशन। वे कुछ दिनों तक इसी स्थान पर, जहाँ आज विवेकानंद शिला मंडप है, यहीं चिंतन और मनन करते, विचार करते रहे और मेडिटेशन करते रहे। कहते भी हैं कि इसीलिए मेडिटेशन के फायदे हैं बच्चों। जब हम अपने मन में चिंतन और मनन करते हैं तो हमें अपने आप कई प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं। हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने इसी कारण चिंतन और मनन को हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक माना है। यदि हम उस प्रभाव को, उसके प्रभाव को स्वीकार करते हैं तो हम साधारण मनुष्य ना होकर अपनी एक अलग पहचान बना पाने में सफल हो जाते हैं। विवेकानंद इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने है। इस घटना के बाद जिस शिला पर बैठकर स्वामी जी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, उसे विवेकानंद शिला मंडप के नाम से याद किया जाने लगा। अमेरिका जाने से पहले जिस शिला पर बैठकर, जिस चट्टान पर बैठकर स्वामी विवेकानंद जी ने आत्मज्ञान प्राप्त की, आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? अपने विषय में जानना। हम में से कितने लोग हैं जो अपने विषय में जानते हैं? बहुत कम लोग हैं। यदि हम अपने विषय में जान जाएं, अपनी कमियों और अच्छाइयों को समझ जाएं, तो कई समस्याएं सुलझ जाएंगी। धर्म का सही रूप क्या है? क्या बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से हम धर्म को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं? क्या हम ईश्वर को किताबों में ढूंढने से पा लेते हैं? नहीं। धर्म कर्म का दूसरा रूप है। यदि हम अपने काम को ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ करते हैं तो यह जान लीजिए कि हम भगवान से या भगवान के बहुत करीब हैं। यही आत्मज्ञान है। इसी आत्मज्ञान की प्राप्ति, अपने विषय में जानने की जो विचार शक्ति थी, वह स्वामी विवेकानंद जी को यही मिली थी, इसी शिला पर। इसीलिए इसे विवेकानंद शिला के नाम से याद किया जाने लगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि पाठ बड़ा है, तो पूरा पाठ आप एक ही वीडियो के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे। आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं पूरा पाठ आपको समझा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।